तो पढ़ते हैं अब रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें जनरली पढ़ना क्या है कि जो तुम लोग पहले से पढ़ते हो, रेस्पिरेशन में लंग्स से रिलेटेड है यानी कि एयर। अब इसमें दो काम होगा। सबसे पहले क्या, हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हम लोग फूड खाना खा रहे हैं, वो जो एनर्जी दे रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ही हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ये दो तरीके से हेल्प करा रेस्पिरेशन। एक तो पहला हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के कारण ही हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। आगे हम इक्वेशन देखेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब एक हम बात करते हैं तीन गैसेस का। सबसे पहले पता है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर बहुत सारा गैसेस जाता है, मिक्सचर। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, वो बाइंड करता है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीसरा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो होता है क्या, सुने होगे तुम लोग कि ठंड के मौसम में बहुत सारे गांव में लोग परिवार मर जाते हैं सफोकेशन की वजह से। करते क्या है कि ठंड के दिनों में आग जला करके रूम में सारा पैक करके सो जाते हैं। होता क्या है कि धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छे से बाइंड करता है, डबल बाइंड करता है। अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल कर रहा है ऑक्सीजन का तो 4 मॉलिक्यूल बाइंड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो सोच लो कि अगर एक हीमोग्लोबिन 4 कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करके पूरे बॉडी में पहुंचा दे और वो टॉक्सिक होता है, इसके कारण मौत हो जाती है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अब क्या है इसमें कि ऑक्सीजन करता क्या है, ब्लड मॉलिक्यूल है, उससे रिएक्ट करके क्या बहुत सारा काम कराएगा। फंक्शन हम पढ़ेंगे और इक्वेशन के साथ देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एटीपी है, एडीपी है, ये सब का फुल फॉर्म याद रखना है। एटीपी और एडीपी जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं तुम लोग। अब इसमें क्या है कि अब जो रेस्पिरेशन सेल में होगा सेलुलर कहलाएगा, ठीक है ना। जो और अलग देखो अलग अलग लेवल पे करना है। आगे आएगा एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने के लिए, तो उसमें बताएंगे एक क्वेश्चन और जो तुम लोग को लास्ट इस फाइनल एग्जाम में आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लो ऑक्सीजन हम लोग हवा से लिए, जो सेल में गया, ठीक है, और फूड को वो बर्न करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज करके, ठीक है ना, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर के तौर पे और कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, और एनर्जी तो मिल ही रहा है हम लोग को। तो यहाँ पर वही इक्वेशन दिया हुआ है कि फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब फूड जो खाएं उस पर ऑक्सीजन वर्क करेगा। इस साइड फिगर में भी देखना है, वही चीज़ को फिगर के थ्रू बताया गया। ये फिगर कि फूड है, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन एयर से दोनों सेल में गया, सेल में काम हुआ सारा, हम लोग को मिला क्या, एनर्जी, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिला, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो अब जितने भी हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़े, सारा लाइफ प्रोसेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सेल में एनर्जी रिस्पिरेशन होता है उसको सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि एनर्जी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है हर काम करने के लिए, तो रेस्पिरेशन हेल्प करता है हम लोग को एनर्जी ऑब्टेन करने में। कैसे, तो ऑक्सीडेशन करके। ये इक्वेशन याद रखना है। अगर जब भी पूछे कैसे करता है तो ये इक्वेशन शो कर देना है, किस तरीके से करता है। फूड ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है फूड को, ये पढ़ोगे तुम लोग केमिकल इक्वेशन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिडक्शन यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या कौन सा है, ये सब पढ़ोगे। रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ना है, तो उसमें एग्जाम्पल आएगा, फोटोसिंथेसिस का आएगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सारा चीज़। अब पढ़ते हैं हम लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। अब क्या है, जनरली पता है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे कि ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और CO2 को टेक आउट करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। तो ऑक्सीजन टेक इन और कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट, वो ब्रीदिंग का है, सिंपल प्रोसेस में अगर समझे तो। रेस्पिरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब बहुत सारा चीज़ यूज़ होता है। जैसे मान लो कैसे कैसे एयर जाएगा बॉडी के अंदर, फिर एयर कैसे ब्लड में जा करके हर जगह पे जा करके और सेल में काम करेगा और फूड पे काम करेगा, फिर वापस से वहाँ आएगा लंग्स में, ब्लड लेकर के आएगा, फिर लंग्स से फिर वही प्रोसेस होकर के बाहर जाएगा। अब यहाँ पर हम वही बता रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यहाँ बताओ क्या है माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या है। जैसे कि तुम लोग को लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि इम्यून टू फटीग, हार्ट का जो हार्ट जो होता है, हार्ट मसल्स इम्यून टू फटीग, मतलब थकता नहीं है, क्यों।
तो यही चीज़ लिखना था, हम कुछ स्टूडेंट को बताए भी थे, हिंट दिए थे कि अगर उस तरीके का क्वेश्चन है तो मायोजेनिक में सोचो। मायोजेनिक मतलब होता है कि सेल्फ पंपेबल या फिर सेल्फ रेगुलेटेड, जो खुद से चलता रहे। क्यों चलता है, कौन सा मसल्स उसमें यूज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या यहाँ पे रोल है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, 36 किसी में 38 एटीपी दिया रहता है, एटीपी जनरेट करता है। जितना ज़्यादा एटीपी जनरेट करेगा यानी कि उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और वो उतना काम कर सकता है। सिंपल समझना है कि अगर हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, एनर्जी बहुत होता है, काम आसानी से करते हैं, बहुत देर तक करते हैं। अगर खाना नहीं खाता, एनर्जी नहीं मिलता है तो काम नहीं करते हैं। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन वही है, ऑक्सीडेशन करना फूड मॉलिक्यूल्स का, जैसे ग्लूकोज वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नीचे लिखा है, वो ध्यान रखना, पॉइंट में लिख लेना ये चीज़ कि अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस कैसे है। देखो सिंपल सा, इससे क्या होगा ना कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो आगे का ऑक्सीडेशन वाला है, वो दोनों इक्वेशन याद हो जाएगा। देखो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, क्या क्या यूज़ करके, CO2 और वाटर यूज़ करके और सनलाइट एनर्जी। एनर्जी वाटर और CO2 यूज़ करके ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। बट इसमें जस्ट अपोजिट है कि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन के थ्रू और मिल क्या रहा है हम लोग को, CO2 वाटर एंड एनर्जी। तो जस्ट अपोजिट हुआ। ये पूरा लाइन क्या करना है ना, लिख लेना 2 पॉइंट में, ये पूरा, ठीक है, पूरा लाइन लिखना है 2 पॉइंट में। पहला फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन का, ठीक है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा हम देखते हैं ATP और ADP का क्या है काम। तो इसमें कुछ अभी करना नहीं है, सिर्फ मेनली याद रखना है तुम लोग को इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका काम क्या है। जनरली अगर हम बात करते हैं ADP और ATP, तो होता क्या है कि हाँ, तो देखते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फैट वगैरह कैसा स्टोर्ड होता है बॉडी में, वैसे ही ATP स्टोर्ड होता है। सिंपल एक टर्म लिख लेना, लिख लो यहाँ पर, ATP इज कॉल्ड करेंसी, ठीक है ना। ATP इज कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी का करेंसी, जैसे हम लोग कुछ भी खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो वैसे हम कोई भी काम करने के लिए यानी कि एनर्जी लगाएंगे, उसमें ATP खर्च होगा। यानी जो चीज़ में हम एनर्जी लगाएंगे उसमें ATP खर्च होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी, ठीक है। इसमें 3 के बारे में पढ़ना है, ATP, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सिंपल समझना है, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस ग्रुप, ठीक है। फॉस्फोरस ग्रुप में करना क्या है कि 2 पहले पढ़ते हैं हम लोग ADP के बारे में और ATP के बारे में। तो फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसाइन सीन डाई फॉस्फेट। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, याद रखना है। आगे हम देखेंगे कैसे बनता है ट्राई। तो होता क्या है जनरली कि ADP और ATP में डिफरेंस क्या है कि दोनों तो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, बट ADP थोड़ा कम एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन कंपैरिजन टू ATP, क्योंकि ट्राई फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। डाई फॉस्फेट है, 2 एनर्जी मतलब कि कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसमें होता क्या है ना जनरली कि हमारे बॉडी में हर जगह अलग अलग नीड है, उसका स्टिमुलेशन पहले से प्रेजेंट है, मान लो उसको चेंज करना है तो अब उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है कि हाँ इससे अब अलग काम करना है। तो बॉडी में बहुत जगह पे ADP यूज़ होता है, ATP यूज़ होता है, और कैसे ADP ATP में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो सारा हम देखेंगे। फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम P या PI इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कैसे, देखो यहाँ पे दिया हो कि ADP से ATP कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस चीज़ को याद रखना। ADP लो एनर्जी, ATP हाई एनर्जी, ठीक है। तो देखो ADP प्लस फॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट और जुड़ गया इसमें, रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी मिला तो क्या बन गया, ATP हाई एनर्जी, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और जब ATP को, जब मान लो कि सेल को नीड है, अभी क्या पता है ATP बॉडी में स्टोर्ड होता है, तो जब सेल के अंदर कोई नीड होगा, मान लो ATP ब्रेक डाउन होगा ADP में, एक फॉस्फेट और एनर्जी सेल से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग बेसिकली कोई काम कर रहे हैं, हाई इंटेंसिव वर्क वगैरह इस तरीके का, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, पहले ATP कैसे बन रहा है और ATP ब्रेक डाउन कैसे कर रहा है। ये रहा ATP बनना,
ये रहा ब्रेक डाउन करना एटीपी का, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक लिखा हुआ डाटा है, इसे इंपॉर्टेंट है बट देख लो, 30.5 किलो जूल पर मोल एक प्रोसेस में, जैसे मान लो कि कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है सेल में, तो उसमें इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होता है। एनर्जी एटीपी बॉडी सेल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, नर्व इम्पल्स को ले जाना, प्रोटीन को बनाने के लिए, और भी बहुत सारा काम में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो जो उस समय बता रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, ठीक है। करेंसी कहा जाता है एनर्जी का, खर्च होता है एक एक एटीपी में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कभी कभी एमसीक्यूज टाइप में कि हाउ मच या हाउ मेनी नंबर ऑफ एटीपी, या मान लो वेयर मोर नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब याद रखना। अब देखो इसमें करना क्या है कि इम्पोर्टेंट डिस्कशन में कुछ नहीं है, सिर्फ जो नाम है उसका तुम्हें केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रखना है, अगर कभी पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो C6H12O6 बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। ऐसे ये सब तुम लोगों को फिर से पढ़ना ही है उसमें, कार्बन एटम्स कंपाउंड में। हाँ ये सब नहीं पढ़ोगे बट ये पायरुविक एसिड पढ़ लोगे, ग्लूकोज तो पढ़ना ही है, पायरुविक एसिड नहीं पढ़ पाओगे, वो देख लेना, ठीक है। CH3COCOH, ठीक है, ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक है। अब एक चीज़ है यहाँ पर, इस प्रोसेस का नाम दिया हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, जो नीचे अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन में, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस, उसको हम लोग याद रखेंगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। आगे चलते हैं। लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला याद रखना है CH3CHOH COOH, मतलब हाइड्रोक्सी OH के कारण और कार्बोक्सिलिक COH के कारण नेमिंग पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा।